हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 10 स्फीयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अपन इसमें इसके 4 मेन पार्ट थे। तो 4 लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर लास्ट पार्ट में डिस्कस किया। अभी अपन एटमॉस्फेयर या बायोस्फीयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर एज यू नो, एटमॉस्फेयर इज द जो अपना गैसेस होती है अपने इन्वायरमेंट में आसपास, उसको अपना एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इसकी हाइट 850 टू 1000 किलोमीटर हो सकती हैं। ठीक है, और इन्हीं लेयर ऑफ गैसेस है उन्हीं को एटमॉस्फेयर बोलते हैं अपन, जो अपनी सराउंड है अर्थ के आसपास। इसके अलावा एटमॉस्फेयर अपन नहीं देख सकते इसको ऐसे तो डायरेक्टली, लेकिन ऐसे दिखता नहीं है। ये जो महसूस होता है उनको हवा वगैरह रहती है तो वो तो अपन को होता है। वेरियस गैसेस होती हैं, वाटर वेपर्स मतलब जो उसमें नमी होती है। ठीक है, जो उसमें मॉइस्चर होता है वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द एस्ट्रॉइड्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, इवन इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स आर मिक्सड विद द एटमॉस्फेयर। ये भी हो सकता है इसमें। ठीक है, छोटे छोटे कीड़े, ये चीज़ें एस्ट्रॉइड्स वगैरह, या छोटे छोटे उसमें पत्थर या छोटे छोटे पार्टिकल्स, पत्थर तो बड़े हो गए, पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, ये इसमें मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, मेन जो कंपोजिशन है कुछ गैसेस का है जो बहुत इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ गिविंग गैसेस होती हैं। वो अपना देखो इस डायग्राम से मेजर जो गैसेस होती हैं अपने इन्वायरमेंट में या अपने एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इस पर। फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन, एज यू नो 78.03% परसेंटेज कंपोजिशन भी याद रखना है आपको। ऑक्सीजन जो लाइफ गिविंग गैस है अपने लिए 20.99%। ठीक है, दैट्स द थिंग। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ठीक है, और अदर गैसेस हैं। तो ये गैसेस इंपॉर्टेंट जो गैसेस हैं मेजरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये मेजरली गैसेस हैं इसमें। ओके, ठीक है, तो दैट्स द इम्पोर्टेंट। एज यू गो अबाउट द अर्थ सरफेस, रेशियो ऑफ द मोस्ट ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज। ठीक है, जैसे अब अपन अर्थ के ऊपर जाते हैं तो गैसेस कम होती हैं, बहुत हाइट पे जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब कम हो जाता है। जो माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं उसको इतनी हाइट पे, वहाँ पे उनको गैस सिलेंडर वगैरह का यूज करना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह का लेवल कम हो जाता है। दैट्स द थिंग। कार्बन डाइऑक्साइड इज द हेवी गैस, इट इज डेंस इन द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द एयर। स्ट्रेटा होता है अपना लेयर्स, है ना। डिक्रीज इन द अबव स्ट्रेटा, अपर लेयर्स में कम हो जाती हैं ये। ठीक है, नीचे के लेयर्स में ज़्यादा होती हैं। प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर। ये ध्यान रखना कौन कितने किलोमीटर बाद कम हो जाता है बहुत। 20 किलोमीटर बाद प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन आफ्टर द हाइट ऑफ 110 किलोमीटर एंड नाइट्रोजन आफ्टर द अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर इज सीन डिक्रीजिंग। इतने किलोमीटर के बाद ये बहुत डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन से कितने किलोमीटर के बाद। ये डायग्राम भी है इसमें, हाइट ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली डायग्राम है। 20 किलोमीटर के बाद CO2 है, उसके बाद डिक्रीज होगी, फिर ऑक्सीजन डिक्रीज होगी, नाइट्रोजन डिक्रीज होगी। दैट्स द थिंग। ओके, द रेशियो ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस। ओजोन गैस भी होती हैं, ठीक है, और ओजोन लेयर भी होती है अपने एटमॉस्फेयर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपन को जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज वगैरह है उससे अपन को प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं उससे अपन को प्रोटेक्ट करती हैं। द गैस मोस्टली प्रिवेल्स इन द ओपन ग्राउंड एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग इन द सेम वे इट्स रेशियो इज मोर इन द एयर अराउंड द सी शोर। सी शोर है जो कोस्टल एरिया है, वहाँ सी का अंदर का साइड है, वहाँ पे इसका ज़्यादा रेशियो होता है। दैट इज़ द वाई पीपल गो फॉर द मॉर्निंग वॉक इन सच प्लेसेस बिकॉज द ओजोन इज हेल्थियर गैस। ओजोन गैस वगैरह होती है, ओजोन लेयर भी होती है अलग से, ओजोन गैस वगैरह भी अवेलेबल होती है एटमॉस्फेयर में, तो उससे हेल्थियर गैस हैं, अपन को उससे प्रोटेक्शन करती हैं हार्मफुल रेज वगैरह से। दैट्स द थिंग। इसके आंसर कर दिया मैंने पहले। ड्यू टू द वेरियस पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर सनलाइट इज सीन स्प्रेडिंग ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर में अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं तो उनसे रिफ्लेक्शन होता रहता है। ठीक है, और सब जगह अपना लाइट्स अपनी आती रहती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है जो वेरियस पार्टिकल होते हैं उसकी वजह से। इट डज नॉट बिकम द डार्क और ब्राइट सडनली, और ये हमेशा हाँ एक साथ डार्क और ब्राइट नहीं होता है, तो डिपेंड करता है उस पर। अगर स्काई आ जाता है इसके सामने तो डार्क हो जाता है थोड़ा। दैट्स द थिंग। स्काई कलर ऑफ द डाउन,
dawn before sunrise and dusk after the sunrise because of the dust particles। और जो ये इसका कलर हो जाता है अलग अलग डाउन में और सनराइज सनसेट में, तब भी ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके जैसे का कलर हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट। और सन रेज होती हैं उसमें भी कलर्स होते हैं उसके, वो भी एक मैटर करता है। द रेज आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स एंड वी गेट द सनलाइट। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे रिफ्लेक्शन होता है, तो जहाँ पे डायरेक्ट लाइट नहीं होती, डायरेक्ट सन रेज नहीं होती, वहाँ पर भी लाइट दिखती है अपन को, मतलब अपने कमरों के अंदर भी आ जाती है। तो रिफ्लेक्शन हो क्या आता है, ये सरफेस रिफ्लेक्शन होता है, डस्ट पार्टिकल रिफ्लेक्शन होता है इस टाइप से। साउंड कैन बी हेयर विद द मीडियम एटमोसफियर। बिना एटमोसफियर के, बिना मीडियम के आपको साउंड भी ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। अगर मीडियम नहीं है, एटमोसफियर नहीं है, तो साउंड आवाज़ भी नहीं आएगी आपको, ठीक है। द वेव्स ऑफ द साउंड आर लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन द एटमोसफियर एंड रिटर्न टू द अर्थ सरफेस टू सो द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो टेलीविजन बिकम पॉसिबल। और जो टावर्स हैं लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन रेडियोज, इनके जो रेज हैं, ठीक है, इनकी वेव्स हैं वो भी ट्रांसमिट होती हैं, और इसके लिए भी मीडियम बहुत नीडफुल होता है। और यहाँ से सरफेस ट्रांसमिट होती है, इससे यूजफुल होता है। साउंड वेव्स भी यूजफुल होती है, बिना एटमॉस्फेयर के ट्रेवल नहीं कर सकती। हेवीली ऑब्जेक्ट्स सच एज द मेटेओर्स बर्न ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। मेटेओर्स होते हैं जो टुकड़े होते हैं स्पेस में चलते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टार्स वगैरह के हो सकते हैं या फिर किसी और प्लैनेट से कुछ हो सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ स्पेस में कोई हैं छोटा मोटे टुकड़े मेटेओर्स हैं, ये अगर अपने इन्वायरमेंट में आते हैं तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, अपने यहाँ गैसेस होती हैं, उसके उससे फ्रिक्शन होता है और उससे बर्न हो जाते हैं। तो वो तारा टूटता हुआ दिखाई देता है ना, तारा वाला तो नहीं टूटता, जो रॉक्स वगैरह होती है वो अंदर एंटर होती हैं, ठीक। मेटेओर्स बर्न ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड गेट डैमेज्ड। दिस एटमॉस्फेयर प्रूव एज द नेचुरल शील्ड ऑफ द अर्थ। तो इसको नेचुरल शील्ड भी बोलते हैं अपन, एक सुरक्षा करती है, शील्ड सुरक्षा करने वाली होती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर कोई भी चीज़ आती है तो बर्न हो जाती हैं, ठीक है। कई सारी चीज़ें बर्न नहीं होती तो अर्थ पे आ जाती हैं वो, ठीक है, उससे वहाँ पे गड्ढे वगैरह हो जाते हैं कई बार। दैट्स द थिंग एटमॉस्फेयर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट लाइक द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर वेयर लिविंग बीइंग इज सीन अलाइव इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। ऐसा पार्ट जो इन सब का मिक्सचर हो और जहाँ पे लिविंग बीइंग या जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती हैं, ठीक है, वहाँ लिविंग बीइंग दिखते हैं अपन को, वो होता है बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर कंप्राइज ऑफ द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स का कंपोजिशन होती है। रिच लिविंग स्फीयर द इंक्लूड, इसमें ह्यूमंस होते हैं, वेजिटेशन होती है, एनिमल लाइफ होती है, ये सब बायोस्फीयर में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ सरफेस गेट्स फूड फ्रॉम द बायोस्फीयर। ऑर्गेनिज्म ऑफ द बायोस्फीयर प्रोवाइड द वेराइटी ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल टू द ह्यूमन। जो वेजिटेशन वगैरह है अर्थ सरफेस गेट्स फूड फ्रॉम द बायोस्फीयर से ये लिविंग बीइंग फूड लेते हैं, ठीक है, और यही वेजिटेशन है, ये इनको फूड प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन वर्ल्ड के लिए, ओके। दैट्स द थिंग, द एग्जिस्टेंस एंड सब्सिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन द बायोस्फीयर। तो जो लाइफ जो एग्जिस्ट करती है ह्यूमंस की, वो बायोस्फीयर पे डिपेंड करती है। दैट्स द थिंग। लास्ट टॉपिक इसका इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। बायोस्फीयर इज द मोस्टली इन द बैलेंस कंडीशन, और बायोस्फीयर होता है मोस्टली बैलेंस कंडीशन में होता है, ठीक है, बट ह्यूमन का डिस्टर्बेंस होता है, वो डिस्टर्ब करती हैं इक्विलिब्रियम, जो बैलेंस ही हैं, बैलेंस सिस्टम है, उनको डिस्टर्ब करती हैं सिस्टम को। ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, बहुत सारे स्पेस हाइड्रोस्फीयर को गंदा करते हैं, वाटर को गंदा करते हैं, अर्थ को गंदा करते हैं, तो उस वजह से फिर बैलेंस बिगड़ता है, अनबैलेंस होता है सिस्टम, ठीक है। नेचुरल फूड चेन इज रिस्क बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इज बीइंग डन बाय द एक्सप्लॉइटिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करके, इन्वायरमेंट को बर्बाद करके अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम राइज होती हैं। दिस कंडीशन इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग एज द वैल्यू एज फॉर द इन्वायरमेंट। जो भी डेवलपमेंट करते हैं अपन, तो उसको जो अपना इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो ये चीज़ें देखना चाहिए और चीज़ें नहीं करना चाहिए, इसको बारे में ह्यूमन बीइंग को ध्यान देना चाहिए। दैट्स द थिंग, दैट्स द चैप्टर, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ध्यान करना। एंड दिस वाज द लास्ट चैप्टर एंड नाउ सिलेबस इज ओवर। अब अपन असाइनमेंट के थ्रू आगे चलेंगे, असाइनमेंट सोल्व करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो
और डिवीजन अपना स्टार्ट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।